हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर जंक्शन। और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी बच्चों वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब हेरिडिटी पेरेंट्स जो आपके माता पिता हैं उनसे ऑफ स्प्रिंग मतलब जो आप हैं उनके बच्चे उनमें जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो बच्चे उनकी हेरिडिटी को फॉर्म करता है। जैसे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का कलर, मसल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है जो कि जीन्स के बेसिस पे होता है वो हेरिडिटी को फॉर्म करता है। और एक बात और कि ये हेरिडिटी कैसा कैरेक्टर है बच्चों, फिक्स्ड है या स्टैटिक है। फिक्स्ड और स्टैटिक ये दोस्तों फिक्स्ड कैरेक्टर है। हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। जिसकी जो हेरिडिटी है, जो कैरेक्टर्स उसे हेरिडिटी से मिल गए, जीन्स के थ्रू जो उसमें ट्रांसफर हो गए, उसमें कोई चेंज नहीं करा जा सकता, वही फिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं। ये एक हेरिडिटी का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हेरिडिटी के बारे में एक तीसरी बात जान लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। इसे पूरा लिख करते हैं। हेरिडिटी किसके थ्रू ट्रांसफर होती है बच्चों, पता है? हेरिडिटी किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? हेरिडिटी का व्हीकल कौन है ट्रांसफर करने का? एनी आइडिया? वो होता है दोस्तों क्रोमोसोम। किसी ने सुना है क्रोमोसोम क्या होता है, कहां पर पाया जाता है हमारी बॉडी में? ये क्रोमोसोम बच्चों मान लो ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम पाया जाता है। अब पहले ये पता होना चाहिए कि ये सेल क्या होता है। जैसे कि आपका घर है बच्चों वो ईंट पत्थर से मिलकर बना है, वैसे ही हमारी बॉडी बच्चों सेल से मिलकर बनी है। और सेल का ही एक पार्ट क्रोमोसोम है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने में मदद करता है। अब इसके बाद अगली बात समझ लेते हैं, क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं मेल्स या फीमेल्स में। तो क्रोमोसोम बच्चों मेल्स में मिलता है एक्स वाई एंड फीमेल में मिलता है एक्स एक्स। मेल में दोनों अलग अलग तरह के क्रोमोसोम मिलते हैं और फीमेल में दोनों सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। ये क्रोमोसोम बच्चों आगे बेबीज की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और ये माना जाता है कि जो फॉर्मेशन होता है बच्चे का, ये गर्ल चाइल्ड है या बॉय है, उसको मेल वाला डिटरमाइन करता है। जैसे कि इसे पेयर की फॉर्म में समझ लें तो जब ये x इस x के साथ मिलेगा तो x बनाएगा, ये x इस x के साथ मिलेगा फिर x बनाएगा, ये x इस y के साथ मिलेगा xy बनाएगा और ऐसा ही यहां पे हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, ये मालूम किसी का बेबी फॉर्म हुआ तो उसमें 50% चांस होंगे कि ये बेबी जो है फीमेल होगा और 50% चांस होंगे कि ये बेबी मेल होगा। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन करके दिखाया तो हमें पता लगा कि वो फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है क्योंकि क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं। अब यहां मेल्स में ही दोस्तों को अलग अलग क्रोमोसोम मिल रहे हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। तो इस वजह से ये जो है डिटरमाइन करता है बच्चे का सेक्स, क्योंकि उसमें भी अलग अलग इसकी वजह से हुए हैं। ये इसे समझा हमने। अब इसे रफ कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं, पता है दोस्तों? एक होता है डोमिनेंट जीन, एक होता है रिसेसिव जीन। अब जैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी का डोमिनेंट नाम है तो वो जीन कैसा हो सकता है, या फिर जो रिसेसिव है वो जीन कैसा हो सकता है।
तो डोमिनेंट जीन बच्चों वो जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, मतलब जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, वो कैरेक्टर जो आपके माँ बाप में है, मतलब जो आपके पिताजी में है, और वो कैरेक्टर आप में आ जाए तो वो जीन आपका पिताजी का डोमिनेंट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी में बार्डनेस है, तो बार्डनेस जो है आपके अंदर भी डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह वर्क करेगा, तो जो बच्चा भी होगा वो भी आगे जाके बार्डनेस शो करेगा। अगर मान लो कोई रिसेसिव कैरेक्टर है, जैसे कि हेयर ग्रोथ बार्डनेस के केस में, तो वो शो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। ऐसे ही हमने समझा। अब इसे रफ कर लेते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। किसी को पता है बेटा क्रोमोसोम्स कितने होते हैं नंबर्स में? क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर, टोटल 23 पेयर होते हैं, और जो 46 क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन करते हैं इसका। ठीक है, अब ये 23 पेयर्स कौन कौन से होते हैं? ये 23 पेयर्स बच्चों 22 क्रोमोसोम्स, और एक पेयर अलग होता है, ये 22 होते हैं ऑटोसोम्स। ये होते हैं बच्चों ऑटोसोम। अब जैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है ऑटोसोम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेम पेयर ही होंगे मेल्स और फीमेल्स में। ये बचा हुआ पेयर जो एक है वो सेक्स डिटरमिनेशन में मदद करता है। ठीक है, द सिंगल लास्ट पेयर दैट इज 23rd क्रोमोसोम पेयर हेल्प्स इन डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इसे हमने यहां जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि मान लो अगर किसी के ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस बच्चों पता है, ट्विंस होता है जुड़वा। अब जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फैटर्नल, दूसरा होता है कौन सा होता है? आइडेंटिकल। क्या ट्विंस लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। मान लो फैटर्नल ट्विंस को अगर हम समझना चाहें, फैटर्नल ट्विंस का दूसरा नाम क्या है? फैटर्नल ट्विंस का दूसरा नाम डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। अगर हम यहां बात करें तो इसका नाम मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। अब जहां नाम मैंने लिख दिया है तो इससे कुछ ना कुछ पता लग रहा होगा कि किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है कोई आइडिया लग रहा है? अब इस पे हम बात करते हैं। मान लो इसमें दो अलग अलग स्पर्म जो कि मेल से प्राप्त होते हैं, वो दो अलग अलग ओवम को अगर फर्टिलाइज करें तो दो अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, Z1 Z2, और ये दो अलग अलग जाइगोट मिलकर दो अलग अलग बच्चे फॉर्म करेंगे, तो ये होते हैं फैटर्नल ट्विंस। लेकिन इन्हें ट्विंस क्यों कहते हैं? ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम प्रेगनेंसी के दौरान पैदा होते हैं, इनका टाइम पीरियड जो पैदा होने का है वो सेम ही है, इसलिए ट्विंस कहा जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं बच्चों आइडेंटिकल ट्विंस। अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो इसमें बच्चों मार्कर बदल लेते हैं। पहले ये एक सिंगल स्पर्म, चलो दूसरा ट्राई करते हैं भाई। सिंगल स्पर्म ये ठीक लग रहा है थोड़ा। ये एक ओवम सिंगल, ये तो पता है हमें मेल से मिला या फीमेल से मिला। ये बनाएगा जाइगोट। ठीक है, रफली फिगर है जाइगोट की, ये बनेगा जाइगोट। तो ये जाइगोट फॉर्मेशन के बाद अगर दोस्तों दो अलग अलग हिस्से में टूट जाता है, इसे Z1 इसे Z2 लिख लेते हैं, मतलब ये इसी के दो पार्ट्स हैं जिसमें ये ब्रेक हुआ है बड़ा वाला जाइगोट, तो ये फॉर्म करेगा आइडेंटिकल ट्विंस को। अब इसकी कैरेक्टर्स आइडेंटिकल क्यों होंगे? वो इस वजह से होंगे दोस्तों क्योंकि ये एक ही जाइगोट के दो पार्ट हुए हैं। मान लीजिए एक ही कोई सिमिलर चीज है, एक ही बच्चा है, उसके सिमिलर कैरेक्टर्स थे, अब उसी जाइगोट को दो हिस्से में बांट दिया
तो जो बच्चे दोनों पैदा होंगे उनके कैरेक्टर्स भी तो सिमिलर होंगे। ये हमने समझा आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस को। इसके बाद हम अगली बात देख लेते हैं। और आप यार चैनल देख लेते हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो ताकि यार मेरा भी कुछ भला हो जाए। और बाकी वीडियो कैसी लगती है बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम अगला पढ़ लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है क्या हो सकता है, और हमारे आसपास जो भी चीज है वो एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। आपका घर है, आपका एटमॉस्फेयर है, आपके यहाँ जितनी सारी चीजें हैं जो हम आसपास देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो सारा एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट बेटा इसमें एक चीज छूट जाती है जो कि हमारी हेरिडिटी से ट्रांसफर होती है, वो होते हैं जीन्स। तो जीन्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो भी इंक्लूड होती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, वो बनाती है एनवायरनमेंट की वजह से। मान लो अगर किसी को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले उसके आसपास, तो बच्चा डेवलप अच्छे से कर पाएगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर किसी के घर में चारों तरफ लड़ाई चल रही है हमेशा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस केस में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट कितने तरह का होता है। एनवायरनमेंट बच्चों 3 तरह का होता है। एक होता है होम एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो आप अपने घर में लेते हैं, जब अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपनी मम्मी से इंटरेक्ट करते हैं, उस एटमॉस्फेयर को होम एनवायरनमेंट कहते हैं, जो आप उनसे सीखते हैं या उनके साथ जो इंगेज होते हैं। इसके बाद आता है स्कूल का एनवायरनमेंट। ये हमें बताता है जो चीजें हम स्कूल में करते हैं, स्कूल में जो एक्टिविटीज सीखते हैं, अपने टीचर के साथ एंगेजमेंट होता है। तीसरा एनवायरनमेंट होता है इमोशनल। इमोशनल एनवायरनमेंट बच्चों में प्रोवाइड तो यही होता है होम में और स्कूल में। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपका इमोशनल एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका डेवलपमेंट भी बच्चों अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ये 3 तरह के एनवायरनमेंट हो गए। कौन कौन से तरह के होते हैं अब इसे रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मान लो आप लोग कहीं घूमने जाते हो बाहर अपने घर वालों के साथ, अच्छा लगता होगा बाहर जाते हुए, है? कहाँ जाते हो घूमने? मेले में जाते हो, पार्क में भी जाते होगे। तो आप जब हर जगह घूमने जाते हैं आपको अच्छा लगता है, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आप साथ में खाना खाते हैं एक साथ, तो भी आपको अच्छा लगता है। तो वो क्यों लगता है? कभी डीपली नहीं सोचा होगा आपने। वो इसलिए लगता है क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, आप सब एक साथ इकट्ठा महसूस करते हैं, आपकी सोशल रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है। सोशल रिलेशनशिप, समाज में आपके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपको इकट्ठा लगेगा, सब एक साथ लगेंगे। आप त्योहार मनाते होगे तो उससे भी आपको यही फीलिंग आती होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, टुगेदरनेस की। तो ये बच्चा बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मान लो अगर किसी का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है तो वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा डेवलपमेंट के लिए? बताओ, सोच के बताओ सर। एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, उसे हर जगह अच्छी चीजें मिल रही है, घर में भी अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे से वो स्टडी कर पा रहा है, टीचर्स भी उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो स्टडीज में अच्छा होगा? पक्का होगा, जरूर होगा। तो उससे बच्चों उसका जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है और जो प्रेजेंट का डेवलपमेंट चल रहा है वो भी अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और फेमस डिबेट की दोस्तों, दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर। अब इसे तो आपने सुना ही होगा और जाना भी होगा ये डिबेट क्या है, बहुत ही फेमस डिबेट है। यहां वर्सेस ले लेते हैं। तो ये डिबेट बच्चों बताती है कि कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डेवलपमेंट में, किसका रोल ज्यादा है, नेचर का ज्यादा रोल है या नर्चर का है, जो पालन पोषण मिल रहा है घर में उसका ज्यादा रोल है,
या जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इट इज वुडवर्थ, आपने नाम सुना होगा। तो ये बताते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इक्वल ही इंपॉर्टेंस रोल है। अगर किसी की हेरिडिटी ठीक नहीं है तब भी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा होशियार है, लेकिन उसका एनवायरमेंट बहुत बेकार है, तब भी उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि एनवायरमेंट भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने इस डिबेट के बारे में जाना, दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर, जो कि वुडवर्थ ने दी थी। इसके साथ साथ बच्चों ये टॉपिक लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, और अगर उसमें कुछ बचा हो तो देख लेते हैं उसे भी। ये टॉपिक बच्चों लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, सारा कुछ कवर करा ही दिया है मैंने शॉर्ट में। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।